क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम के भाग 2 में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। मेरी आशा है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा। आप चलिए इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? पिछले वीडियो जो हमने ये डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल सिंबल को हमने कब अपनाया था, तो डेट थी 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत गणतंत्र बना था, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन हमने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपनाया था। लेकिन ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि इसमें सारी डेट्स जो 22 से स्टार्ट होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 22 जुलाई 1947। व्याख्या थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये क्वेश्चन आशा है आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो हम डिस्कस करेंगे ही कब लागू हुआ था भारत का संविधान। इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण डेट्स हैं। एक डेट से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। इस दिन जो है भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था और हमने अडॉप्ट अंगीकृत कर दिया था। अब बचा था उसे अधिनियमित करना। तो कुछ प्रावधानों, कुछ महत्वपूर्ण भागों को, जैसे नागरिकता है, उन्हें हमने उसी दिन लागू कर दिया था, और बाकी जो बचे हुए भाग हैं उन्हें हमने 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इस निर्मित संविधान को लागू कर दिया था। तो कम्प्लीटली जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये परंपरा भारत में स्टार्ट की गई। पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब इसे डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशनल डे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को चूँकि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और देश का जनता द्वारा निर्वाचित परोक्ष रूप से राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्र का सर्वप्रमुख पद अब जनता द्वारा निर्मित था, जनता द्वारा निर्वाचित था, इसीलिए इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत एक गणतंत्र बन गया 26 जनवरी 1950 से आज तक भारत गणतंत्र बना हुआ है। इसकी व्याख्या थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, घोषित किया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था और इसे हमने अडॉप्ट कर लिया था। संविधान का भाग 15 अनुच्छेद के अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है नहीं, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकारी ऑफिसर या इंस्टीट्यूशन संस्थानों में आपने उनकी चेयर के पीछे देखा होगा, लिखा होता सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इसका अर्थ आपको बताना था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल साधारण क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आंसर है विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया? क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो मुंडको उपनिषद से ये वाक्य जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका मतलब होता है विजय हमेशा सत्य की ही होती है। तो जो उपनिषद हैं वो भारत में वेदांत परंपरा के प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदांत परंपरा में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पास आधुनिक काल में मौजूद हैं वो मौजूद हैं आपके स्वामी विवेकानंद। वेदांत का मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। शिष्य क्वेश्चन करेगा और गुरु उसके आंसर देगा। तो गुरु और शिष्य परंपरा पर जो आधारित कार्यक्रम है उसे हम वेदांत परंपरा के नाम से जा रहे हैं। उसका प्रतिनिधित्व भारत में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था? क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन को ज़रा गौर फरमाइएगा कि भारतीय गणराज्य, बिल्कुल गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति है यानी राष्ट्रपति का पद निर्वाचक है, लेकिन बात केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में की जा रही है। उसके प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जा रहा है? आपको मालूम है केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासनिक प्रमुख हैं उनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से इसे देखते हैं। पहला उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल दिल्ली में उपराज्यपाल कहा जाता है, एलजी कहा जाता है, लेकिन पुदुचेरी में तो प्रशासक कहा जाता है।
तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड है राज्यपाल। राज्यपाल क्या ऑप्शन ये हो सकता है? राज्यपाल तो राज्यों में कहा जाता है, उसका केंद्र शासित प्रदेशों से क्या लेना देना। थर्ड वन ऑप्शन है राष्ट्रपति और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री। अब तो बताइए कि गणराज्य है, गणराज्य में राष्ट्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री गणराज्य का प्रमुख नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट, एलिमिनेशन से आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर उपराज्यपाल या प्रशासक तब होता है जब उसमें राष्ट्रपति नहीं होता, क्योंकि जो उपराज्यपाल है या प्रशासक है वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर पद धारण कर रहा और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में ही वो वहाँ पर शासन कर रहा होता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है राष्ट्रपति। तो करेक्ट स्टेटमेंट राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कहाँ उपराज्य बोला, कहाँ प्रशासक को उपराज्यपाल बोला जाता है और कहाँ उसे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक बोला जाता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक प्रमुख मैंने बताया कि राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल वहाँ का प्रशासक होता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जगह उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उससे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। अन्य जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति के प्रतिनिधि या प्रशासक के रूप में जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है। तो मेरी आशा है कि ये शानदार क्वेश्चन जो कि आपकी बुद्धि और आपकी नॉलेज की परीक्षा करने वाला था, आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ के बीच का अनुपात क्या है? तो तिरंगे झंडे की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसका अनुपात क्या है? अपने मन से अनुपात नहीं बताना कि छोटा झंडा और बड़ा झंडा बताना, संविधान में क्या है इस आधार पर बताना है। और आपको पता है कि अनुपात जो होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि आप उसे सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो अनुपात हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप 3/2 आंसर देंगे, यानी 3:2 इसका सही आंसर होगा। 3 इसकी लंबाई होगी और 2 इसकी चौड़ाई होगी। तो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए कि इस जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या रहने वाला है। पहला 3:2 और दूसरा है 3:01, 2:1। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 3:2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दो ही ऑप्शन हम इसमें आपको दे रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। और चूँकि दोनों जो राइटर हैं, दोनों जो पोइट हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनमें बताना कि रचयिता कौन है। तो राष्ट्रगान का रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, आपको मालूम है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राष्ट्रगान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर आपके पास मौजूद है, राष्ट्रगान। और वहीं पे बात की जाए राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका राष्ट्रगीत लिखा था। तो राष्ट्रगान की जब बात होगी तो राष्ट्रगान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर आपके पास मौजूद है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हें चट्टोपाध्याय के नाम से जाना, इन्होंने आनंद मठ की रचना की और इन्होंने ही भारत के वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है उसकी रचना की। तो राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर की उनकी गीतांजलि की महत्वपूर्ण रचना शांति निकेतन के आचार्य हुआ करते थे, वहाँ के संत हुआ करते, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। व्याख्या आप देख लीजिए, सिंपल है। और एक बात और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता देते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गौरव गान है, उसकी रचना भी इन्होंने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, सॉरी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की संगीत कर्नल राम सिंह के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि इसका जो संगीत है, यानी इसका म्यूजिक है, वो कर्नल राम सिंह ने तैयार किया गया। एक नया क्वेश्चन आपके लिए अगली बार आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके रचयिता कौन है, बल्कि ये हो सकता है कि इसका जो संगीत है वो किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा डिजाइन किया। तो आपके पास रहेंगे कर्नल राम सिंह। ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये जो अगला क्वेश्चन आपके पास मौजूद है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, वो यही है कि पहली बार राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में वह गाया गया था। तो आंसर के रूप में आपके पास है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम जो है गाया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के लिए गए?
तो इस आपातकालीन प्रावधानों से क्वेश्चन है, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर रहे होंगे कि किस देश से कौन से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना कि आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए, इमरजेंसी प्रोविजन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो किस देश से लिए गए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपातकालीन प्रावधान क्या होती है। आपातकालीन प्रावधान का मतलब ऐसी परिस्थिति जो सामान्य परिस्थितियों से विपरीत हो, उसे हम आपातकाल कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है, वित्तीय आपातकाल हो सकता है, और आपातकाल को संदर्भ में इसे लागू करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इनकी उद्घोषणा करता है, प्रोक्लेमेशन करता है। आपको ये बताना है यहाँ पर कि किस देश से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए सकते हैं। तो हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर ने जर्मनी के अंतर्गत जो समस्याएं पैदा की थी, इसलिए जर्मनी में जो है आपातकाल के प्रावधान किए गए, क्योंकि हिटलर ने वहाँ पर जो नरसंहार किया उससे जर्मनी दहल उठा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जर्मनी। तो जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए। तो आपको ये तैयारी यहीं पर कर लेनी चाहिए कि किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए। जर्मनी का वाइमर संविधान, जो जर्मनी है उसका वाइमर संविधान है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से लिया गया है। तो भारत में जो आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, जबकि अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए। यूएसए से विधि का शासन, कानून का शासन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक लिया, और यूएसए से लिया हमने इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो इससे समझना, इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून का शासन है, विधि का शासन, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ कानून के समक्ष समान संरक्षण, ये हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली। हमारी संघीय व्यवस्था यूनियन प्रकार की है, जो कि हमने कनाडा से लिए। तो याद रखना, हमारी जो संघीय व्यवस्था यूनियन प्रकार की, फेडरल प्रकार की नहीं है। जबकि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो फेडरल प्रकार की आपको मिलेगी, जबकि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो यूनियन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे यूनियन प्रकार का है। आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र, गणतंत्र होने का क्या मतलब होता है आपको ये बताना। हम इस बात को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है देश का सर्वोच्च पद, देश का सर्वप्रमुख पद, यानी राष्ट्रपति का पद आम लोगों के लिए खुला है, यानी जनसंप्रभुता पर आधारित शासन व्यवस्था, जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति, संपूर्ण शक्ति देश के लोगों में निहित होती, और देश के सभी पद, चाहे सरकारी हो, संवैधानिक पद हो, वो देश की समस्त जनता के लिए समान रूप से खुले हुए, बशर्ते कि वो संविधान में निहित कसौटियों को पूरा करें। तो जनतंत्र का मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन है राजा या रानी होती है, नहीं, इसका मतलब राजा रानी नहीं, क्योंकि ये अगर हम राजा रानी की बात करेंगे तो ये कौन सा शासन हो जाएगा, ये राजतंत्र हो जाएगा। तो राजतंत्र है नहीं, मोनार्की नहीं है। राजा या रानी सीधा वंशज, ये भी नहीं हो सकता। राजा और रानी के वंशज की कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। 2 ऑप्शन और आपके पास यहाँ पर मौजूद है। राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप से चुना जाए कोई भी। तो भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत में राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। वह दिन भारत स्वतंत्र हो गया था। तो इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलीवेंस अर्थ है नहीं। तो इसका आंसर होगा राज्य का प्रमुख जो जनता के द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। पहला ऑप्शन है आपका मैडम कामा, पिंगली वेंकैया, सुचेता कृपलानी, और पिछले वर्ष से खूब चर्चा में रहा। तो एक ऑप्शन हम आपका हटा देते हैं, यानी मैडम कामा। मैडम भीकाजी कामा अपने स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी संगठन के बारे में आपको नहीं सुना होगा। तो क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता था मैडम भीकाजी कामा को। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भारत इतिहास से संबंधित है। इस पर यहाँ इनका कोई रिलीवेंस है नहीं। अगला ऑप्शन आपके पास ए रहे, पिंगली वेंकैया और सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को आपने पढ़ा होगा कि एक कांग्रेस की सदस्य रही हैं, और सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पिंगली वेंकैया, जो अभी भी मौजूद हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो इससे आप जरूर याद रखिएगा। हम आपके लिए इसकी व्याख्या बता देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया, जबकि मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार जो है 21 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन स्टुअर्ट में हुआ था, जर्मनी के अंतर्गत। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय झंडे को तैयार किया था। तो अगर कहा जाए कि 1907 में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने, तो वो थी आपकी, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, सुचेता कृपलानी की। तो उन्होंने इसे तैयार किया था, और झंडा समिति का अध्यक्ष जो था वो जेवी कृपलानी थे। ये याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में जेवी कृपलानी आपके पास मौजूद थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है।
तो जब हम अगले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। इस दिन चूँकि भारत का संविधान क्या हो गया था, पूरा बन करके तैयार हो गया था, और हमने क्या कर लिया था, इस दिन हमने क्या किया था, भारत के संविधान को बन के तैयार कर लिया था और इसे हमने अडॉप्ट कर दिया था। इसलिए क्या है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑप्शन है 27 नवंबर, 26 नवंबर, 25 नवंबर। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता चल ही गया, 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या यही है कि इस दिन हमने संविधान को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया था और अडॉप्ट भी कर लिया था। तो ये था आज का प्रोग्राम। मेरी आशा है कि ये भी इस सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय पर प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों से वो भी अवगत हों और उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार।